नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम बात करते हैं कक्षा 10 के विज्ञान विषय के कार्यपत्रक 23 की। प्रदर्शित चित्र में किस जीव में कौन सा अलैंगिक जनन पाया जाता है? एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें हमें यह बताना है कि कौन से जीव का डायग्राम है ये और अलैंगिक जनन का कौन सा प्रकार है। तो ये जो डायग्राम दिख रहा है वो हाइड्रा का है और हाइड्रा एक कोशिकीय जीव है और इसमें मुकुलन नामक अलैंगिक जनन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों के मूत्र मार्ग को उभय मार्ग क्यों कहा जाता है? उभय का मतलब है दो, यानी एक से अधिक। मूत्र मार्ग उत्सर्जन तंत्र का एक भाग है। मूत्र मार्ग क्या है? उत्सर्जन तंत्र का एक भाग है जिसमें मूत्र और शुक्राणु का परिवहन होता है। इसमें क्या होता है? मूत्र और शुक्राणु का परिवहन होता है। दोनों कार्य एक मार्ग द्वारा संचालित होते हैं। दोनों कार्य एक मार्ग द्वारा संचालित होते हैं, इसलिए मूत्र मार्ग को उभय मार्ग कहा जाता है। यानी मूत्र मार्ग है वो एक उत्सर्जन तंत्र का भाग है और इससे दोनों काम होते हैं। मूत्र का विसर्जन भी होता है और शुक्राणु का परिवहन भी होता है। दोनों कार्य करने वाला है, इसलिए इसको उभय मार्ग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋतुस्राव क्या है? ऋतुस्राव क्यों होता है? तो ऋतुस्राव क्यों होता है? स्त्रियों में प्रत्येक माह गर्भाशय की निषेचित अंडाणु को प्राप्त करने की स्त्रियों में प्रत्येक माह गर्भाशय निषेचित अंडाणु को प्राप्त करने की कोशिश करता है, जिससे गर्भाशय की दीवारें मोटी और स्पंजी हो जाती हैं। क्या हो जाती है? मोटी और स्पंजी हो जाती है। परंतु माह के अंत तक निषेचन की क्रिया नहीं होने पर गर्भाशय की दीवारें धीरे धीरे टूटती है, जिससे रक्त और म्यूकस दोनों, रक्त और म्यूकस यानी रक्त है वो म्यूकस के रूप में इसके साथ डाइल्यूट होकर के योनि मार्ग से बाहर निकलता है। इस प्रक्रिया को ऋतुस्राव कहते हैं। यानी हर 28 दिन बाद गर्भाशय है वो निषेचन के लिए तैयार हो जाता है। वो अंडाणु को प्राप्त करने की तैयारी करता है, लेकिन अंडाणु क्या करता है? उसको प्राप्त करने की तैयारी करता है। यानी निषेचन होकर के जो डिंब बनता है उस डिंब को भोजन के लिए वो तैयारी करता है। यदि ये प्रक्रिया नहीं हो पाती है तो उसकी दीवारें वहाँ से झड़ना शुरू हो जाती है और वो योनि मार्ग से बाहर निकलना शुरू हो जाती है। इसको ऋतुस्राव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र है, अपने बुक में देख करके उसको 2-3 बार आपको ट्राई करना है, कोशिश करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायिकी परिवर्धन है। कायिकी परिवर्धन क्या चीज़ है? देखिए नीचे लिखा है, जिसमें युग्मक निर्माण एवं निषेचन होता है। यानी युग्मक का निर्माण और निषेचन होता है, निषेचन नहीं होता है। ठीक, ये भी सही है। कायिकी परिवर्तन है वो पौधे के कायिकी भाग से, यानी पौधे का नर और मादा भाग को छोड़ करके अन्य किसी भाग से, पौधे के यानी शरीर के अन्य भाग से यदि एक नया पौधा बनता है उसको कायिकी परिवर्तन कहते हैं। काय यानी शरीर, यानी शरीर के अन्य भाग से। तो इसमें न तो युग्मक का निर्माण होता है और न ही निषेचन होता है। तो ए है वो सही है। दूसरा है, पादप के किसी भाग का अलैंगिक विधि द्वारा विकास होता है। बिल्कुल ये भी सही है। पादप के किसी भाग का नर और मादा पार्ट को छोड़ करके, जिससे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक जनन जिससे होता है, फूल वाला भाग उसको छोड़ करके अन्य भाग से अलैंगिक जनन होता है। बिल्कुल ये भी सही है। इसका मतलब है इसके अंदर श है वो सही है बिल्कुल, जिसमें ए और ब दोनों सही को बताता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकुलन, विखंडन और पुनरुद्भवन को परिभाषित करते हुए प्लेनेरिया में होने वाले प्रजनन को चित्र सहित समझाना है। तो चित्र तो आपको क्या करना है,
अपनी बुक में से बनाना है। सबसे पहले हम बात करते हैं मुकुलन की। देखिए, किसी जीव के शरीर की बाहरी सतह पर कोशिकाओं के समसूत्री विभाजन, कोशिकाओं के क्या होता है, समसूत्री विभाजन से एक उभार जैसी संरचना बनती है, जिसे मुकुल कहते हैं। जैसे अभी हमने हाइड्रा के अंदर देखा था, जैसे ये हाइड्रा है, इसके ये मुकुल है, ये क्या है, मुकुल है, जिसको बड कहा जाता है। ये क्या है, मुकुल है। और ये मुकुल धीरे 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 क्या करता है, वृद्धि करता है, बढ़ता जाता है। मुकुल विकसित होकर एक नया जीव बनाता है। अलैंगिक जनन की इस विधि को मुकुलन कहा जाता है। और ये किस में होता है, यीस्ट में होता है, हाइड्रा में होता है। एकोशिकीय जीव में ही इस प्रकार के जनन है वो मुख्यतया होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट इसमें हमको परिभाषित करना है विखंडन को। किसको परिभाषित करना है, विखंडन को। देखिए, जब पूर्ण विकसित जीव 2 या 2 से अधिक भागों में विखंडित होता है तथा ये विखंडित भाग विकसित होकर नए जीव का निर्माण या रूप धारण कर लेता है। यानी जब एक जीव है वो पूर्ण विकसित हो जाता है और पूर्ण विकसित होने के बाद 2 या 2 से अधिक भागों में विखंडित हो जाता है, यानी 2 भागों में टूट जाता है। और एक भाग जो टूटता है वो एक भाग एक जीव का निर्माण कर लेता है, इसको विखंडन कहते हैं। और विखंडन 2 प्रकार के होते हैं, एक द्विविखंडन, एक बहुविखंडन। द्विविखंडन है उसमें 2 भाग बनते हैं, जैसे अमीबा है, ये अमीबा है, तो इस प्रकार अमीबा के 2 भाग बन जाते हैं। ये द्विविखंडन होता है, जिसको बाइनरी फ्यूजन कहा जाता है। और बहुविखंडन में क्या होता है, इस प्रकार एक पुट्टिका बनती है जिसमें बहुत सारे ये एक 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 ये एक कोशिका होती है। जब ये टूटकर बाहर निकलती है, एक कोशिका पूरे एक जीव का निर्माण कर लेती है। तो ये विखंडन की 2 विधियां हैं, द्विविखंडन और बहुविखंडन। उसके बाद है पुनरुद्ध भवन। पुनरुद्ध भवन क्या है, तीसरी परिभाषा है, ये हाइड्रा और प्लेनेरिया जैसे जीव को यदि हाइड्रा और प्लेनेरिया, यानी हाइड्रा में भी पुनरुद्ध भवन होता है, प्लेनेरिया में भी पुनरुद्ध भवन होता है, आदि जीवों को यदि कहीं टुकड़ों में काट दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है, एक से अधिक टुकड़ों में काट दिया जाता है, तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर लेता है। प्रत्येक टुकड़ा क्या करता है, यह पूर्ण जीव नहीं लिखा हुआ है, यह लिख लेना आप कि विकसित होकर एक पूर्ण जीव का निर्माण कर लेता है। इस प्रक्रिया को पुनरुद्ध भवन या रीजनरेशन कहलाता है। यानी हाइड्रा और प्लेनेरिया के यदि हम टुकड़े काट दिए जाते हैं, उस टुकड़ों को यदि सही अनुकूल मौसम मिलता है, यानी पानी के अंदर रहने वाले जीव है ये, और उनको यदि अलग अलग टुकड़ों में काटने के बाद क्या होता है कि प्रत्येक एक टुकड़ा है वो प्लेनेरिया का जीव बन जाता है, एक पूर्ण विकसित जीव बन जाता है। तो एक प्लेनेरिया को यदि अपने 5 टुकड़ों में काट दिया तो 5 प्लेनेरिया बन जाते हैं, 10 टुकड़ों में काट दिया तो 10 प्लेनेरिया बन जाते हैं। तो इस प्रकार का जो जनन है वो पुनरुद्ध भवन कहलाता है। ठीक है, जैसे छिपकली के पूंछ का आना, ये भी एक पुनरुद्ध भवन का पार्ट है, लेकिन इसमें इतना पुनरुद्ध भवन नहीं होता है कि पूरा जीव का निर्माण हो जाए। स्तनधारियों के अंदर घाव का भरना भी पुनरुद्ध भवन का पार्ट माना जाता है। जैसे हमारे शरीर में कहीं चोट आ जाती है और घाव बन जाता है, धीरे धीरे वहाँ की उस स्थान की जो कोशिकाएं हैं उसका सेल डिवीजन बढ़ता है और वापस से वो घाव थोड़े दिन बाद ठीक हो जाता है। इसको भी पुनरुद्ध भवन का पार्ट माना जाता है। तो प्लेनेरिया में पुनरुद्ध भवन या पुनर्जनन विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा होता है। इन कोशिकाओं के क्रम प्रसरण से अनेक कोशिकाएं बन जाती है। इस प्रकार कोशिकाओं के सामूहिक परिवर्तन से ऊतक बनते हैं और परिवर्धन की इस प्रक्रिया को पुनरुद्ध भवन कहा जाता है। ये था कार्यपत्रक 23। अब हम बात करते हैं कार्यपत्रक
24 लेसन 8 में पहुंच चुके हैं। 8वां लेसन है आनुवंशिकता और जैव विकास। इससे पहले के सारे कार्य पत्रक हैं वो मेरे YouTube चैनल एम एल सारण की जो प्लेलिस्ट है क्लास 10th साइंस, उस प्लेलिस्ट को खोल करके देखें आप। प्लेलिस्ट में सारे वीडियो आपको मिलेंगे और इससे आगे के जितने भी वीडियो हैं वो भी उसी प्लेलिस्ट के अंदर मिलेंगे आपको। कक्षा 10 साइंस इस नाम से आप प्लेलिस्ट को ओपन करें, सभी वीडियो जो पूरी वर्कबुक है उसके सारे वीडियोज आप अथवा नहीं तो क्यों। तो तितली और चमगादड़ के पंख समजात अंग नहीं बल्कि समरूप अंग होते हैं, क्योंकि दोनों की संरचनाओं में काफ़ी अंतर होता है। जबकि दोनों जीव पंख से उड़ने का काम करते हैं, अर्थात कार्य समान होता है। क्या होता है इनका कार्य समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चमगादड़ के पंख और पक्षियों के पंख समवर्ती अंग हैं, कैसे। हाँ, चमगादड़ और पक्षियों के जो पंख हैं वो समवर्ती या समरूप अंग हैं, क्योंकि दोनों का कार्य समान है परंतु इनकी उत्पत्ति एक दूसरे से भिन्न है। कार्य समान है, चमगादड़ भी उड़ने के लिए पंखों का उपयोग करती है, पक्षी भी उड़ने के लिए पंखों का उपयोग करते हैं। इसका मतलब कार्य समान है, लेकिन इनकी जो उत्पत्ति है वो भिन्न भिन्न है। क्योंकि चमगादड़ के पंख अंगुलियों के बीच फैली त्वचा से बने हुए होते हैं, जबकि पक्षियों के पंख है वो अग्रपाद की त्वचा से बनते हैं। यानी पक्षियों के जो पंख हैं वो एक अग्रपाद है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडल के प्रयोगों द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी है। यानी प्रभावी और अप्रभावी लक्षण किस प्रकार है, मेंडल को कैसे पता चला। देखिए, जब मेंडल ने विपर्यासी लक्षणों वाले पौधों के बीच स्व परागण करवाया तो प्रथम पीढ़ी F1 में प्रदर्शित हुए सभी लक्षण प्रभावी लक्षण कहलाते हैं, तथा जो F1 में प्रदर्शित नहीं हुए वो लक्षण अप्रभावी थे। यानी मेंडल ने जब सभी जो विपर्यासी लक्षणों वाले हैं उसने इस प्रकार कैपिटल टी स्मॉल टी के मध्य यदि स्वपरागण करवाया तो F1 पीढ़ी के अंदर सारे पौधे हैं वो कैपिटल टी स्मॉल टी के प्राप्त हुए। ये सभी कैसे पौधे थे, लंबे पौधे थे, लेकिन इसमें लंबेपन का गुण भी है और टी है वो बोनेपन का गुण भी है। लेकिन F1 पीढ़ी में केवल लंबेपन का गुण ही दिखाई देता है, क्योंकि जो लंबेपन का गुण है वो प्रभावी है, इसीलिए वो लंबेपन के गुण दिखाई देते हैं, और बोनेपन का गुण है वो अप्रभावी है। प्रभावी गुणों ने अप्रभावी गुणों को दबा दिया, इसीलिए अप्रभावी लक्षण है वो दिखाई नहीं देते हैं। और अब अप्रभावी लक्षण कब दिखाई देते हैं, जब F1 पीढ़ी में प्राप्त संतति में जब आपस में क्रॉस करवाया जाता है। F1 में कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त हुए, इनको यदि वापस F2 पीढ़ी के अंदर रिजल्ट देखा जाए तो F2 पीढ़ी के अंदर 25% पौधे इस प्रकार प्राप्त होते हैं, 50% पौधे ये प्राप्त होते हैं और 25% पौधे ये प्राप्त होते हैं। ये लंबे पौधे हैं, ये भी लंबे पौधे हैं, लेकिन ये बौने पौधे हैं जो F1 पीढ़ी में नहीं दिखाई दिए लेकिन F2 पीढ़ी के अंदर दिखाई देते हैं। ये अप्रभावी लक्षण को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिता से प्राप्त युग्मक से X गुणसूत्र द्वारा युग्मनज का निर्माण होता है। इस युग्मनज से संतान के रूप में का जन्म होता है। तो X गुणसूत्र है वो किसके हो, पुत्री, और XY है वो क्या होता है, पुत्र। तो माता से हमेशा ही X प्राप्त होते हैं, और यदि पिता से ही X प्राप्त हुए तो वो पुत्री होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लंबे पौधे कैपिटल टी का क्रॉस बौने पौधे स्मॉल टी से करवाने पर प्राप्त होने वाली समस्त संतति लंबेपन का लक्षण प्रदर्शित करती है। क्यों प्राप्त करती है, देखिए
कैपिटल टी, ये कैपिटल टी, ठीक है, ये स्मॉल टी, इनका क्रॉस करवाते हैं तो सभी पौधे इस प्रकार के प्राप्त होते हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी 100%, ये सभी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। इसमें बोनेपन का गुण पाया जाता है, लेकिन बोनेपन का गुण है वो दिखाई नहीं देता है, क्योंकि लंबेपन का गुण प्रभावी होता है और बोनेपन का गुण अप्रभावी होता है। प्रभावी गुण है वो अप्रभावी को दबा देता है, प्रेस कर देता है, इसीलिए इसमें बोनेपन के गुण नहीं दिखाई देते हैं। सभी पौधे लंबे होंगे, क्योंकि लंबापन है वो प्रभाविता का लक्षण है, और इस नियम को मेंडल ने प्रभाविता का नियम भी नाम दिया था। तो ये था कार्यपत्रक नंबर 24। आज के लिए इतना ही। यदि मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल ML सारण को आप जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम बात करते हैं कक्षा 10 के विज्ञान विषय के कार्यपत्रक 23 की। प्रदर्शित चित्र में किस जीव में कौन सा अलैंगिक जनन पाया जाता है? एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें हमें यह बताना है कि कौन से जीव का डायग्राम है ये, और अलैंगिक जनन का कौन सा प्रकार है। तो ये जो डायग्राम दिख रहा है वो हाइड्रा का है, और हाइड्रा एक कोशिकीय जीव है, और इसमें मुकुलन नामक अलैंगिक जनन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों के मूत्र मार्ग को उभय मार्ग क्यों कहा जाता है? उभय का मतलब है दो, यानी एक से अधिक। मूत्र मार्ग उत्सर्जन तंत्र का एक भाग है। मूत्र मार्ग क्या है? उत्सर्जन तंत्र का एक भाग है, जिसमें मूत्र और शुक्राणु का परिवहन होता है। इसमें क्या होता है? मूत्र और शुक्राणु का परिवहन होता है। दोनों कार्य एक मार्ग द्वारा संचालित होते हैं। दोनों कार्य एक मार्ग द्वारा संचालित होते हैं, इसलिए मूत्र मार्ग को उभय मार्ग कहा जाता है। यानी मूत्र मार्ग है वो एक उत्सर्जन तंत्र का भाग है, और इससे दोनों काम होते हैं। मूत्र का विसर्जन भी होता है और शुक्राणु का परिवहन भी होता है, दोनों कार्य करने वाला है, इसलिए इसको उभय मार्ग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋतुस्राव क्या है? ऋतुस्राव क्यों होता है? तो ऋतुस्राव क्यों होता है? स्त्रियों में प्रत्येक माह गर्भाशय की निषेचित अंडाणु को प्राप्त करने की स्त्रियों में प्रत्येक माह गर्भाशय निषेचित अंडाणु को प्राप्त करने की कोशिश करता है, जिससे गर्भाशय की दीवारें मोटी और स्पंजी हो जाती हैं। क्या हो जाती है? मोटी और स्पंजी हो जाती है। परंतु माह के अंत तक निषेचन की क्रिया नहीं होने पर गर्भाशय की दीवारें धीरे धीरे टूटती है, जिससे रक्त और म्यूकस दोनों, रक्त और म्यूकस, यानी रक्त है वो म्यूकस के रूप में इसके साथ डाइल्यूट होकर के योनि मार्ग से बाहर निकलता है। इस प्रक्रिया को ऋतुस्राव कहते हैं। यानी हर 28 दिन बाद गर्भाशय है वो निषेचन के लिए तैयार हो जाता है, वो अंडाणु को प्राप्त करने की तैयारी करता है, लेकिन अंडाणु क्या करता है? उसको प्राप्त करने की तैयारी करता है, यानी निषेचन होकर के जो डिंब बनता है उस डिंब को भोजन के लिए वो तैयारी करता है। यदि ये प्रक्रिया नहीं हो पाती है तो उसकी दीवारें वहाँ से झड़ना शुरू हो जाती है और वो योनि मार्ग से बाहर निकलना शुरू हो जाती है। इसको ऋतुस्राव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र है, अपने बुक में देख करके उसको 2-3 बार आपको ट्राई करना है, कोशिश करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायिकी परिवर्धन है। कायिकी परिवर्धन क्या चीज़ है? देखिए नीचे लिखा है, जिसमें युग्मक निर्माण एवं निषेचन होता है, यानी युग्मक का निर्माण और निषेचन होता है, निषेचन नहीं होता है। ठीक, ये भी सही है। कायिकी परिवर्धन है वो पौधे के कायिकी भाग से, यानी
पौधे का नर और मादा भाग को छोड़ करके अन्य किसी भाग से पौधे के यानी शरीर के अन्य भाग से यदि एक नया पौधा बनता है, उसको काई की परिवर्तन कहते हैं। काई यानी शरीर के अन्य भाग से। तो इसमें न तो युग्मक का निर्माण होता है और न ही निषेचन होता है। तो ए है वो सही है। दूसरा है पादप के किसी भाग का अलैंगिक विधि द्वारा विकास होता है। बिल्कुल ये भी सही है। पादप के किसी भाग का नर और मादा पार्ट को छोड़ करके, जिससे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक जनन जिससे होता है, फूल वाला भाग उसको छोड़ करके अन्य भाग से अलैंगिक जनन होता है। बिल्कुल ये भी सही है। इसका मतलब है इसके अंदर स है वो सही है बिल्कुल, जिसमें ए और ब दोनों सही को बताता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुकुलन, विखंडन और पुनरुद्भवन को परिभाषित करते हुए प्लेनेरिया में होने वाले प्रजनन को चित्र सहित समझाना है। तो चित्र तो आपको क्या करना है, अपनी बुक में से बनाना है। सबसे पहले हम बात करते हैं मुकुलन की। देखिए, किसी जीव के शरीर की बाहरी सतह पर कोशिकाओं के समसूत्री विभाजन, कोशिकाओं के क्या होता है, समसूत्री विभाजन से एक उभार जैसी संरचना बनती है, जिसे मुकुल कहते हैं। जैसे अभी हमने हाइड्रा के अंदर देखा था, जैसे ये हाइड्रा है, इसके ये मुकुल है। ये क्या है, मुकुल है, जिसको बड कहा जाता है। ये क्या है, मुकुल है। और ये मुकुल धीरे 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 क्या करता है, वृद्धि करता है, बढ़ता जाता है। मुकुल विकसित होकर एक नया जीव बनाता है। अलैंगिक जनन की इस विधि को मुकुलन कहा जाता है। और ये किस में होता है, यीस्ट में होता है, हाइड्रा में होता है। एकोशी के जीव में ही इस प्रकार के जनन है वो मुख्यतया होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट इसमें हमको परिभाषित करना है विखंडन को। किसको परिभाषित करना है, विखंडन को। देखिए, जब पूर्ण विकसित जीव दो या दो से अधिक भागों में विखंडित होता है तथा ये विखंडित भाग विकसित होकर नए जीव का निर्माण या रूप धारण कर लेता है। यानी जब एक जीव है वो पूर्ण विकसित हो जाता है और पूर्ण विकसित होने के बाद दो या दो से अधिक भागों में विखंडित हो जाता है, यानी दो भागों में टूट जाता है। और एक भाग जो टूटता है वो एक भाग एक जीव का निर्माण कर लेता है। इसको विखंडन कहते हैं। और विखंडन दो प्रकार के होते हैं, एक द्विविखंडन, एक बहुविखंडन। द्विविखंडन है उसमें दो भाग बनते हैं, जैसे अमीबा है, ये अमीबा है, तो इस प्रकार अमीबा के दो भाग बन जाते हैं। ये द्विविखंडन होता है, जिसको बाइनरी फ्यूजन कहा जाता है। और बहुविखंडन में क्या होता है, इस प्रकार एक पुट्टिका बनती है जिसमें बहुत सारे ये एक 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 ये एक कोशिका होती है। जब भी ये टूट कर बाहर निकलती है, एक कोशिका पूरे एक जीव का निर्माण कर लेती है। तो ये विखंडन की दो विधियां हैं, द्विविखंडन और बहुविखंडन। उसके बाद है पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन क्या है, तीसरी परिभाषा है, ये हाइड्रा और प्लेनेरिया जैसे जीव को यदि हाइड्रा और प्लेनेरिया, यानी हाइड्रा में भी पुनरुद्भवन होता है, प्लेनेरिया में भी पुनरुद्भवन होता है, आदि जीवों को यदि कहीं टुकड़ों में काट दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है, एक से अधिक टुकड़ों में काट दिया जाता है, तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर लेता है। प्रत्येक टुकड़ा क्या करता है, यह पूर्ण जीव नहीं लिखा हुआ है, यह लिख लेना आप कि विकसित होकर एक पूर्ण जीव का निर्माण कर लेता है। इस प्रक्रिया को पुनरुद्भवन या रीजनरेशन कहलाता है। यानी हाइड्रा और प्लेनेरिया के यदि हम टुकड़े काट दिए जाते हैं, उस टुकड़ों को यदि सही अनुकूल मौसम मिलता है, यानी पानी के अंदर रहने वाले जीव है ये, और उनको यदि अलग अलग टुकड़ों में काटने के बाद क्या होता है कि प्रत्येक एक टुकड़ा है वो प्लेनेरिया का जीव बन जाता है, एक पूर्ण विकसित जीव बन जाता है। तो एक प्लेनेरिया को यदि अपने 5 टुकड़ों में काट दिया तो 5 प्लेनेरिया बन जाते हैं, 10 टुकड़ों में काट दिया तो 10 प्लेनेरिया बन जाते हैं। तो इस प्रकार का जो जनन है वो पुनरुद्भवन कहलाता है। ठीक है। जैसे
छिपकली के पूंछ का आना, यह भी एक पुनरुद्भवन का पार्ट है, लेकिन इसमें इतना पुनरुद्भवन नहीं होता है कि पूरा जीव का निर्माण हो जाए। स्तनधारियों के अंदर घाव का भरना भी पुनरुद्भवन का पार्ट माना जाता है। जैसे हमारे शरीर में कहीं चोट आ जाती है और घाव बन जाता है, धीरे धीरे वहाँ की उस स्थान की जो कोशिकाएं हैं उसका सेल डिवीजन बढ़ता है और वापस से वो घाव थोड़े दिन बाद ठीक हो जाता है। इसको भी पुनरुद्भवन का पार्ट माना जाता है। तो प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन या पुनर्जनन विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा होता है। इन कोशिकाओं के क्रम प्रसरण इन कोशिकाओं के क्रम प्रसरण से अनेक कोशिकाएं बन जाती है। इस प्रकार कोशिकाओं के सामूहिक परिवर्तन से ऊतक बनते हैं और परिवर्धन की इस प्रक्रिया को पुनरुद्भवन कहा जाता है। ये था कार्यपत्रक 23। अब हम बात करते हैं कार्यपत्रक 24। लेसन 8 में पहुंच चुके हैं। 8वां लेसन है आनुवंशिकता और जैव विकास। इससे पहले के सारे कार्यपत्रक हैं वो मेरे YouTube चैनल ML सारण की जो प्लेलिस्ट है क्लास 10th साइंस, उस प्लेलिस्ट को कॉल करके देखें आप। प्लेलिस्ट में सारे वीडियो आपको मिलेंगे और इससे आगे के जितने भी वीडियो हैं वो भी उसी प्लेलिस्ट के अंदर मिलेंगे आपको। कक्षा 10 साइंस इस नाम से आप प्लेलिस्ट को ओपन करें, सभी वीडियो जो पूरी वर्कबुक है उसके सारे वीडियोज़ आपको उसके ऊपर मिलेंगे और 10th क्लास के अन्य जो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो भी इस पे मिलेगी आपको। क्या एक तितली और चमगादड़ के पंखों को समजात अंग कहा जा सकता है? यदि हाँ अथवा नहीं तो क्यों? तो तितली और चमगादड़ के पंख समजात अंग नहीं बल्कि समरूप अंग होते हैं, क्योंकि दोनों की संरचनाओं में काफ़ी अंतर होता है। जबकि दोनों जीव पंख से उड़ने का काम करते हैं, अर्थात कार्य समान होता है। क्या होता है इनका? कार्य समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चमगादड़ के पंख और पक्षियों के पंख समवर्ती अंग हैं, कैसे? हाँ, चमगादड़ और पक्षियों के जो पंख हैं वो समवर्ती या समरूप अंग हैं, क्योंकि दोनों का कार्य समान है, परंतु इनकी उत्पत्ति एक दूसरे से भिन्न है। कार्य समान है, चमगादड़ भी उड़ने के लिए पंखों का उपयोग करती है, पक्षी भी उड़ने के लिए पंखों का उपयोग करते हैं। इसका मतलब कार्य समान है, लेकिन इनकी जो उत्पत्ति है वो भिन्न भिन्न है, क्योंकि चमगादड़ के पंख अंगुलियों के बीच फैली त्वचा से बने हुए होते हैं, जबकि पक्षियों के पंख है वो अग्रपाद की त्वचा से बनते हैं। यानी पक्षियों के जो पंख हैं वो एक अग्रपाद है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडल के प्रयोगों द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी है? यानी प्रभावी और अप्रभावी लक्षण किस प्रकार है, मेंडल को कैसे पता चला? देखिए, जब मेंडल ने विपर्यासी लक्षणों वाले पौधों के बीच स्व परागण करवाया तो प्रथम पीढ़ी F1 में प्रदर्शित हुए सभी लक्षण प्रभावी लक्षण कहलाते हैं, तथा जो F1 में प्रदर्शित नहीं हुए वो लक्षण अप्रभावी थे। यानी मेंडल ने जब सभी जो विपर्यासी लक्षणों वाले हैं उसने इस प्रकार कैपिटल टी स्मॉल टी के मध्य यदि स्वपरागण करवाया तो F1 पीढ़ी के अंदर सारे पौधे हैं वो कैपिटल टी स्मॉल टी के प्राप्त हुए। ये सभी कैसे पौधे थे? लंबे पौधे थे, लेकिन इसमें लंबेपन का गुण भी है और टी है वो बोनेपन का गुण भी है, लेकिन F1 पीढ़ी में केवल लंबेपन का गुण ही दिखाई देता है, क्योंकि जो लंबेपन का गुण है वो प्रभावी है, इसीलिए वो लंबेपन के गुण दिखाई देते हैं, और बोनेपन का गुण है वो अप्रभावी है। प्रभावी गुणों ने अप्रभावी गुणों को दबा दिया, इसीलिए अप्रभावी लक्षण है वो दिखाई नहीं देते हैं। और अब अप्रभावी लक्षण कब दिखाई देते हैं? जब F1 पीढ़ी में प्राप्त संतति में जब आपस में क्रॉस करवाया जाता है। F1 में कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त हुए, इनको यदि वापस F2 पीढ़ी के अंदर रिजल्ट देखा जाए तो F2 पीढ़ी के अंदर 25% पौधे इस प्रकार प्राप्त होते हैं, 50% पौधे ये प्राप्त होते हैं और 25% पौधे ये प्राप्त होते हैं। ये लंबे पौधे हैं,
ये भी लंबे पौधे हैं लेकिन ये बौने पौधे हैं जो F1 पीढ़ी में नहीं दिखाई दिए लेकिन F2 पीढ़ी के अंदर दिखाई देते हैं। ये अप्रभावी लक्षण को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिता से प्राप्त युग्मक से X गुणसूत्र द्वारा युग्मनज का निर्माण होता है। इस युग्मनज से संतान के रूप में का जन्म होता है। तो X गुणसूत्र है वो किसके हो, पुत्री, और XY है वो क्या होता है, पुत्र। तो माता से हमेशा ही X प्राप्त होते हैं और यदि पिता से ही X प्राप्त हुए तो वो पुत्री होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लंबे पौधे कैपिटल T का क्रॉस बौने पौधे स्मॉल t से करवाने पर प्राप्त होने वाली समस्त संतति लंबेपन का लक्षण प्रदर्शित करती है। क्यों प्राप्त करती है? देखिए, कैपिटल T, ये कैपिटल T, ठीक है, ये स्मॉल t, इनका क्रॉस करवाते हैं तो सभी पौधे इस प्रकार के प्राप्त होते हैं। कैपिटल T स्मॉल t 100% ये सभी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। इसमें बोनेपन का गुण पाया जाता है लेकिन बोनेपन का गुण है वो दिखाई नहीं देता है क्योंकि लंबेपन का गुण प्रभावी होता है और बोनेपन का गुण अप्रभावी होता है। प्रभावी गुण है वो अप्रभावी को दबा देता है, प्रेस कर देता है, इसीलिए इसमें बोनेपन के गुण नहीं दिखाई देते हैं। सभी पौधे लंबे होंगे क्योंकि लंबापन है वो प्रभाविता का लक्षण है और इस नियम को मेंडल ने प्रभाविता का नियम भी नाम दिया था। तो ये था कार्यपत्रक नंबर 24। आज के लिए इतना ही। यदि मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल ML सारण को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।